चलिए अपने टॉपिक स्टार्ट करते हैं आज का, दैट इज़ रिलेटेड टू बिजनेस कम्युनिकेशन। जो अपना चैप्टर चल रहा था, चैप्टर नंबर 6, लास्ट लेक्चर में हमने उसके ऊपर काफ़ी सारे पॉइंट्स पे बात की थी। उसमें से अगर आपको कुछ पूछना हो, कुछ क्वेरी है तो बताओ, है कुछ पॉइंट्स? तो जो अगला टॉपिक अपना पेंडिंग है दैट इज़ रिलेटेड टू MIS, इट इज़ कॉल्ड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, अब मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम को ना हम बहुत शॉर्ट तरीके से भी समझ सकते हैं, बट इन्होंने थियरी कंटेंट में कुछ ज़्यादा ऐड ऑन कर दिया। मैंने फिर भी ट्राई की है जितना नेसेसरी उतना कंटेंट रखने की, थोड़ा कट शॉर्ट किया हुआ है, लेकिन अपने जितना है कंटेंट एक बार देख लेते हैं। तो MIS एग्जैक्टली है क्या, थोड़ा मैं आपको थियरिटिकली लिख के समझा देता हूँ, फिर इसके लैंग्वेज पे जाएंगे, बिकॉज लैंग्वेज का उतना डेप्थ में जाना ज़रूरी नहीं था, ये लोग उसको कट शॉर्ट कर सकते थे, बट इंस्टीट्यूट का कंटेंट कभी कभी थोड़ा अननेसेसरी भी हो जाता है। वैसे देखो MIS या मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये 3 चीज़ें यहाँ पे बोली है। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, अब आज की डेट में अगर आपको बिजनेस मैनेज करना है तो जो डेटा है ना, डेटा की बहुत ज़्यादा वैल्यू है, और ये टाइम के साथ साथ चीज़ें इवॉल्व होती गई, लोग समझते हुए उसको, और उसकी इंपॉर्टेंस आज हर फील्ड में। मैं आपको 2-3 ऐसे पॉपुलर एग्जांपल दूंगा जिससे आपको ये समझ में आएगा कि डेटा की आज की डेट में वैल्यू क्या है। जैसे फॉर इंस्टेंस जो ई-कॉमर्स बिजनेस है, ई-कॉमर्स में मेनली क्या क्या आएगा आपका, जैसे अमेज़ॉन की वेबसाइट हो गई, या फिर मिंत्रा हो गया, या फ्लिपकार्ट है, ये सब जो बिजनेसेस हैं ये सब ई-कॉमर्स में आती है। ऑनलाइन वेबसाइट जितनी भी आप जिनसे आप शॉपिंग कर रहे हो, इनके लिए डेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इनको ना प्रिडिक्ट करना पड़ता है कि कहाँ से कौन से प्रोडक्ट की कितनी डिमांड आएगी। अमेज़ॉन जो कंपनी है वो 90s में स्टार्ट हुई थी। मैं ना इसके जो फाउंडर है जेफ बेजोस, उनका इंटरव्यू देख रहा था 1999 का, जब उन्होंने अमेज़ॉन स्टार्ट किया था। इतना छोटा सा रूम था, 2-3 टूटे फूटे टेबल थे, उसके ऊपर 1-2 PC रखे थे, वहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया इस वेबसाइट को। तो स्टार्टिंग में वो लोग अमेज़ॉन की वेबसाइट पे बुक्स बेचते थे, लेट 90s की बात है। तब लोग ऑनलाइन, मतलब लोग बुक्स पढ़ते काफ़ी ज़्यादा थे, आज के कंपेरिजन में बुक रीडिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा होता था, तो बुक का मार्केट बहुत था। तो उन्होंने ये स्टार्ट किया कि हम एक वेबसाइट शुरू करेंगे amazon.com के नाम से, ठीक है, और ऑनलाइन बेचेंगे बुक्स। तो आप पूरे अमेरिका में कहीं से भी ऑर्डर करो, हम आपके घर पे बुक डिलीवर कर देंगे। तो ये उन्होंने पहले शुरू किया। अब जब बुक्स बेचना स्टार्ट किया तो कुछ टाइम के बाद उनको ये समझ में आया कि यार मेरे पास डेटा आ रहा है, डेटा इन द सेंस पूरा US, पूरा कंट्री, पूरे US में कौन सी टेरिटरी से कौन सी बुक के कितने ऑर्डर आते हैं, वो उनके पास पूरा डेटा था। और एक पॉइंट के बाद वो प्रिडिक्ट कर पा रहे थे कि इस टेरिटरी में से इस टाइप की बुक्स के ऑर्डर मेरे पास इतनी क्वांटिटी में आएंगे, डेटा को स्टडी करके। तो उनको ये समझ में आया कि डेटा की कितनी वैल्यू है। बोला आज सिर्फ मेरे पास बुक के रिलेटेड डेटा है, कल को मैं amazon.com पे सिर्फ बुक्स क्यों बेचूँ, मैं और भी चीज़ें बेच सकता हूँ। अब तब का अमेज़ॉन देखो, आज का अमेज़ॉन देखो, आज अमेज़ॉन की वेबसाइट पे क्या नहीं बिकता है। दे आर क्लेमिंग समवेयर बिटवीन, मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं ध्यान है, 2 करोड़ या फिर 8 करोड़ प्रोडक्ट्स, 2 में से 1 नंबर मैंने कहीं सुना था। इतने प्रोडक्ट्स अमेज़ॉन की वेबसाइट पे लिस्टेड है। तो वर्ल्ड की शायद ही कोई चीज़ होगी जो वहाँ पे नहीं मिलती। तो कहाँ से शुरू किया और कहाँ पहुँच गए। आज आपको कुछ भी खरीदना है XYZ, अमेज़ॉन सप्लाई कर रहा है, और उनको ये पता है कि कौन सी टेरिटरी में से कितने ऑर्डर्स आ सकते हैं। कैसे मालूम पड़ रहा है? पास्ट ट्रेंड के बेसिस पे। अच्छा, अब अमेज़ॉन जैसे अपने इंडिया में गुड सप्लाई कर रहा है। अब इंडिया कोई छोटी टेरिटरी है क्या, कितना बड़ा कंट्री है। अब ऐसे आप 4 एरिया डिवाइड कर दो, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, और ये सेंट्रल जोन वैसा है। तो अमेज़ॉन वाला अपना जो वेयर हाउस सेटअप करता है, ठीक है, तो एक ही वेयर हाउस से अगर पूरे इंडिया में डिस्पैचिंग करने जाएगा तो पॉसिबल नहीं होगा। वो लोग क्या करते हैं, टेरिटरी वाइज अलग अलग जगह वेयर हाउस सेटअप करते हैं। जैसे अपना वेस्टर्न जोन है, और वेस्टर्न जोन में ना महाराष्ट्र में इन्होंने 1-2 जगह पे, एक भिवंडी करके जगह है, थाने है, यहाँ पे इन्होंने अपने वेयर हाउस सेटअप कर रखे हैं। तो अगर आप सूरत से अमेज़ॉन पे कुछ भी ऑर्डर करते हो ना, आप देखना जो एड्रेस है जहाँ से गुड्स आ रहे हैं ना, वो आपको भिवंडी या थाने महाराष्ट्र बताएगा, क्योंकि यहाँ पे ना पूरा इंडस्ट्रियल जोन है, वेयर हाउस वाला जोन है, बहुत सारी कंपनीज ने अपने वेयर हाउस सेटअप कर रखे हैं। तो इस पूरे जोन में जहाँ से भी ऑर्डर आता है ना, अमेज़ॉन वाला इस वेयर हाउस से डिस्पैचिंग कर देता है। लेकिन वही अगर आप साउथ में जाओगे और मान लो कोई एकदम केरला से कोई ऑर्डर कर रहा है, तो केरला वाले को थाने से सप्लाई नहीं करेगा, वहाँ बेंगलोर के पास उसका गोडाउन है, वहाँ से सप्लाई
अप्लाई करेगा। अब उनको ये समझना है कि हम कौन से वेयर हाउस पे कौन से प्रोडक्ट रखें। 2 करोड़ प्रोडक्ट भी अगर मैं बोल रहा हूँ तो आपको क्या लगता है पूरे 2 करोड़ प्रोडक्ट यहाँ पे अवेलेबल होंगे, वेयर हाउस पे पड़े होंगे, बेचारा कितना पैसा लगाएगा इन्वेंट्री में और कोई चीज़ नहीं बिकी तो उनको ये डेटा चाहिए कि हम कौन से वेयर हाउस पे क्या चीज़ें रखें कि ज़्यादा से ज़्यादा वो बिके और काम आ जाए और हमारी इन्वेंट्री में जो पैसा ब्लॉक होता है वो कम से कम हो जाए। ये सब कैसे मालूम पड़ेगा? सब कुछ पता चलता है डेटा के बेस पे। आजकल एक फील्ड है उसको बोलते हैं डेटा एनालिसिस, सुना है इसके बारे में? काफ़ी लोग ये कोर्सेज भी कर रहे हैं डेटा एनालिसिस। तो डेटा एनालिसिस में यही होता है, ऑनलाइन जो बायर है, जो यूज़र है, उसके पैटर्न को स्टडी करना और समझना कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है और उस बेसिस पे प्रोडक्ट्स की इन्वेंट्री मेंटेन करना, एडवर्टाइजमेंट करना, वो सारी चीज़ें, दैट इज़ डेटा एनालिसिस। और अभी बोलते हैं ना जनरेशन नेक्स्ट में कुछ अलग करना है, ट्रेडिशनल पढ़ाई छोड़ के कुछ और कुछ करना है, तो डेटा एनालिसिस बहुत अच्छी फील्ड है जिसमें काफ़ी लोग जा भी रहे हैं। और अगर आपका वो माइंड है कि आपको उस चीज़ में इंटरेस्ट है तो आप कर सकते हो वैसा है। तो दिस इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल्स कि जहाँ पे ई कॉमर्स इंडस्ट्री को डेटा की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। एक और एग्जाम्पल ले लो इसके अलावा डेटा एनालिसिस को लेके, क्रिकेट। बोले सर यहाँ पे कौन सा डेटा एनालिसिस, क्रिकेट में क्या काम है डेटा एनालिसिस का? क्रिकेट इतना कॉम्पिटिटिव हो गया है इंटरनेशनल लेवल पे, आईपीएल की जैसे अपने बात कर रहे तो इतना हाईली कॉम्पिटिटिव हो गया है कि टीम्स को कुछ भी करके जीतना है। पहले के टाइम पे क्रिकेट बहुत अलग था, एक रॉ गेम था जो आप ग्राउंड पे खेल रहे हो, उस दिन किसने कैसा परफॉर्म किया देख लेंगे, ये वैसा हो गया। लेकिन आज की डेट में क्रिकेट पूरा डेटा एनालिसिस पे चलता है। जो भी क्रिकेट मैच हो रही होती है ना, पूरे मैच का आपको पता है कि भाई रिकॉर्डिंग तो होता ही है। ये रिकॉर्डिंग बाद में टीम वाले टीवी स्क्रीन पे देखते हैं। अब जैसे कल आईपीएल का मैच हुआ या सपोज इंडिया ऑस्ट्रेलिया भी टेस्ट मैच हुआ, इंडिया ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट मैच दोनों टीम अपने रूम में बैठ के स्क्रीन पे देखती है, पूरी टीम बैठी होती है और डेटा एनालिस्ट को हायर किया जाता है जिनको पे करती है टीम। अब इंडियन टीम मैच देख रही है, उसमें वो लोग नोट डाउन करते हैं, पूरी मैच वापस देखेंगे, पॉइंट्स नोट डाउन करते हैं कि जैसे मैं बॉलिंग कर रहा हूँ तो मैंने बॉलिंग में क्या गलती की, बहुत रन पिटे, बराबर पिटाई हुई, चौके छक्के लग रहे थे मेरी ओवर में, तो कहाँ गलती हो रही थी। तो उसका एनालिसिस होता है कि भाई आप इस बैटर को बॉल डाल रहे हो, ये बैटर का वीक पॉइंट है और ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, आपने उसके स्ट्रॉन्ग एरिया में बॉल डाली इसलिए आपको बार बार वो हिट कर रहा था। ये सारी चीज़ों का एनालिसिस पहले से करके रखते हैं। अब विराट कोहली जैसा प्लेयर है, इतना खतरनाक प्लेयर है, तो उसको आउट करना आसान काम तो है नहीं, उसको एक्सपीरियंस कितना है। अब उसकी वीकनेस ढूंढते हैं, पूरी मैचेस देखते हैं कि अभी जिस तरीके से वो खेल रहा है उसकी वीकनेस क्या है। मुझे ध्यान है 2014, थोड़ा अगर आपको क्रिकेट का शौक हो या कभी सुनोगे, 2014 में ना इंग्लैंड का टूर था और इंडिया इंग्लैंड की टेस्ट मैच चल रही थी। विराट कोहली नया प्लेयर था, तब अच्छा खेलता था, बहुत अच्छे फॉर्म में था, 5-6 साल हो गए थे खेलते हुए, लेकिन 2014 में उसको 5-6 साल ही हुए थे, तो ठीक है, इंग्लैंड का पहला टूर था। अब इंग्लैंड के बॉलर्स ने देखा कि जो ऑफ साइड की बाहर की बॉल आती है ना, वो बाहर की बॉल खेलने जाता है, बैट पे एज लगता है, पीछे कीपर या फर्स्ट स्लिप में कैच आ जाता है। उनको उसकी वीकनेस पता चल गई, सारी बॉल उसको वहीं डाली है और पूरे टूर पे वो वही बॉल पे आउट हुआ है और पूरा टूर उसको खेलने ही नहीं दिया उन्होंने। मतलब बाकी कहीं बॉल ही नहीं डालेंगे, ना उसको बाउंसर डालेंगे, ना बॉडी पे डालेंगे, बाहर ही डालेंगे। एक बॉल तो मारने जाएगा, 10 बॉल छोड़ेगा, एक तो मारेगा, जैसे ही मारने जाएगा एज लग जाएगा, वो उसका वीक पॉइंट था। अब वो वीक पॉइंट इंग्लैंड के सारे बॉलर्स को पता थे, तो वो लोग टारगेट कर करके उसको आउट कर रहे थे। ये कैसे मालूम पड़ा? क्योंकि जब पहले की मैचेस देखी, दूसरे कंट्री में जब वो खेल रहा था वो मैचेस देखी, तो उनको ये समझ आया कि सारे शॉट्स अच्छे खेलता है लेकिन बाहर की बॉल पे इसको प्रॉब्लम होती है, तो जहाँ प्रॉब्लम होती है ना वहीं मारूंगा, जल्दी आउट होगा। तो ऐसे कर करके उस बेचारे का पूरा टूर फ्लॉप करा दिया। उसके बाद उसको भी समझ आई कि मेरे वीक पॉइंट है, उसको टारगेट कर रहे हैं, देन नो कि मैं आउट हो जाऊंगा, तो और प्रैक्टिस की। अब वो जो ऑफ की बॉल है वो अच्छे से खेलता है, उस पर आउट नहीं होता, बट पूरा उसके ऊपर उसने काम किया। कैसे मालूम पड़ा? पूरी रिकॉर्डिंग्स देख देख के। तो जो एनालिटिक्स होते हैं, अपने आईपीएल का मैच चल रहा होता है तभी भी आप देखना, जो टीम की कमेटी वाले और जो फिजियो और कोचेस बैठे होते हैं ना, तो वो लोग ये डायरी या कुछ ना कुछ लेके बैठे होते हैं, हर बॉल पे कुछ ना कुछ नोट डाउन कर रहे होते हैं। तो वो कोच है ना पूरा नोट कर रहा है कि यार इसको बाउंसर बॉल फेंकी ना तो ये मार नहीं पा रहा है, अच्छा सामने वाली टीम को समझ भी आ रही है कि इसको प्रॉब्लम हो रही है, तो बार बार वही बॉल फेंको, वो लोग वही कर रहे हैं। अब इसको अगली बार नेट प्रैक्टिस में सिखाना पड़ेगा कि ये वाली बॉल कैसे खेलते हैं, वैसा होता है। तो ये सब चीज़ें कैसे पता चलती है? डेटा के एनालिसिस से पता चलती है। अच्छा, ये एनालिसिस जो है ये सिर्फ ह्यूमन माइंड तक लिमिटेड नहीं रह गया, आज की डेट में टेक्नोलॉजी का यूज़ आ गया। अब इसके लिए ना सॉफ्टवेयर आ गया। सॉफ्टवेयर आपको पूरा एआई, जैसे अपने बोल रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सॉफ्टवेयर सब कुछ बता देता है कि भाई ये ऐसा है वैसा ये चीज़ें हैं, उसके बेसिस पे डिसीजन आपको लेना है, लेकिन सॉफ्टवेयर आपका टेक्निकल काम आपको करके दे देगा। अब जो MIS की बात अपन कर रहे हैं ना, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, वो और कुछ नहीं है, एक सॉफ्टवेयर है। ये सॉफ्टवेयर क्या करता है? आपका सारा डेटा कलेक्ट करता है। जैसे बिजनेस में हम प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं
ठीक है, सेल्स की बात कर रहे हैं, तो सारा डेटा ये कलेक्ट करता है। फिर इस डेटा को ना प्रोसेस करके वो इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है और आपको पूरा एनालिसिस दे देगा कि भाई पूरा इंडिया है अपना, ये आपके जोन है, इस जोन में इस प्रोडक्ट की इतनी सेल है, उस प्रोडक्ट की इतनी सेल है, यहाँ पे ज़्यादा डिमांड है, यहाँ पे कम डिमांड है, सब नंबर बता देगा। अब इस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे आप डिसीजन ले सकते हो कि आपको अपना बिजनेस कैसे चलाना है। अब एक कंपनी है, अब थोड़ा इकोनॉमिक्स पे चलते हैं, क्रिकेट से अलावा जो अपना एग्जांपल चल रहा था उस पर चलते हैं, ठीक है। एक कंपनी है, सपोज हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, नाम सुना है इसका। अब ये कंपनी कौन से प्रोडक्ट बेचती है? कोई स्पेसिफिक एक प्रोडक्ट बेचती है, अलग अलग प्रोडक्ट आते हैं? कौन से प्रोडक्ट आते हैं, कुछ ध्यान में है? जो अपने डेली हाउस होल्ड चीज़ों में यूज़ होते हैं ना, उसमें कैटेगरी होती है, थोड़ा ये सब नई चीज़ें बता रहा हूँ, काम आएंगी। इसको बोलते हैं FMCG प्रोडक्ट्स, एक कैटेगरी है। सर ये क्या होता है? किराने की दुकान में जो सामान मिलता है ना, उसको अपने FMCG बोलते हैं, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। ये डीमार्ट और रिलायंस मॉल और बाकी सब जगह पे जियो मार्ट, ये सब में जाके जो आप सामान खरीदते हो पूरा महीने का राशन, अब इसमें क्या आ गया? साबुन आ गया, तेल आ गया, डिटर्जेंट पाउडर आ गया, लिक्विड सोप आ गया, बिस्किट्स आ गई, ठीक है, आटा और ये सब चीज़ें आ गई। ये सब घर का जो आप पूरे महीने का सामान खरीदते हो उसको बोलते हैं फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, ये कैटेगरी है। HUL ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट बेचता है, टोमेटो केचप हो गया, डिटर्जेंट पाउडर हो गया, आपका बेथिंग सोप हो गया, शैम्पू हो गया, बिस्किट्स हो गई, नोटबुक्स हो गई, सब कुछ बेचता है वो। HUL जो है ना वो मैन्युफैक्चरर नहीं है, ये भी ध्यान रखना। HUL इज़ अ मार्केटिंग कंपनी। वैसे मार्केटिंग कंपनी क्या होता है? ये लोग सिर्फ बेचते हैं, बनाते नहीं हैं, फ़र्क है। कोलगेट का टूथपेस्ट है ना, वो HUL का ही है, लेकिन HUL उसको बनाता नहीं है। HUL क्या करता है? एक मैन्युफैक्चरर को ढूंढता है। जैसे आपकी फैक्ट्री है, आप टूथपेस्ट बनाते हो, तो HUL वाला आपको बोलेगा कि भाई देखो, हम लोगों को ना एक टूथपेस्ट का ब्रांड शुरू करना है, लेकिन हम बनाएंगे नहीं, ठीक है। तो बोले सर क्या ब्रांड है? HUL ने बोला हमने एक ब्रांड स्टार्ट किया जिसका नाम है कोलगेट। अब इसका पैकिंग कैसा होगा, इसकी टीवी पे ऐड कैसी दिखेगी, कलर कौन सा होगा, सब हम बताएंगे। तो बोले सर मुझे क्या करना है? बोले आप एक काम करो, आप है ना टूथपेस्ट मैन्युफैक्चर करो और हमें ना उसकी जो ट्यूब आती है ना उसमें भर के दे दो, ठीक है, पैसे ले लेना। तो HUL खुद टूथपेस्ट नहीं बनाता, वो किसी फैक्ट्री वाले को हायर करके उससे कॉन्ट्रैक्ट करता है, ये मैन्युफैक्चरर टूथपेस्ट बनाता है और ट्यूब में भर के उसको दे देता है। अच्छा, अब उसको बेचना कैसे है, उसका नाम क्या रखना है, उसमें कौन से सेलिब्रिटी को ऐड में लेना है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन पूरे इंडिया में कैसे करना है, वो काम किसका है? HUL का, ठीक है। तो वो उसमें अपना प्रॉफिट कमा रहा है, वैसा है। अब HUL पूरी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी डिसाइड करता है। कोलगेट का पैकेट आप देखोगे तो रेड कलर का आता है, पेप्सोडेंट का ब्लू कलर का आता होगा, कोई और कंपनी का कोई और कलर का आता होगा। तो ये सब डिसीजन मेकिंग जो है वो HUL का। अच्छा, पूरे इंडिया में इतनी बड़ी टेरिटरी है, पूरा इंडिया, 4 जोन है अपने, तो हर जगह ये सेंट्रल जोन, तो हर जगह कोलगेट मिलती है ना, तो कौन सी दुकान तक कोलगेट पहुंचानी है, कौन से शहर में, कौन से गांव में, वो पहुंचाने का काम लॉजिस्टिक्स जिसको अपने बोलते हैं, वो सारा काम HUL का है। मैन्युफैक्चरर ने टूथपेस्ट बना के दे दी, पैसे ले लिया, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कहाँ बिक रही है, क्या हो रहा है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती है। अब HUL वाला एक प्रोडक्ट नहीं बेचता, उसके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में ना 100+ प्रोडक्ट्स हैं। जैसे अपन बात कर रहे हैं 100 से ज़्यादा प्रोडक्ट बेचते हैं वो लोग, तो सोचो उनको तो डेटा की कितनी ज़रूरत पड़ती होगी। तो हर महीने उनके पास पूरी रिपोर्ट आती है कि भाई वेस्टर्न जोन में बोले कितने स्टेट हैं, एक गुजरात है, एक अपना महाराष्ट्र है, एक राजस्थान है, एक गोवा है। बोले सेंट्रल में कौन सा है? बोले मध्य प्रदेश है। नॉर्थ में क्या है? दिल्ली है, हरियाणा है, पंजाब है, ठीक है, यूपी है, ये सब स्टेट्स आ रहे हैं। ईस्ट में बोले ईस्ट में आसाम वाला पूरा जोन आ रहा है। साउथ में इतने सारे स्टेट्स हैं। बोले हमें रिपोर्ट चाहिए, गुजरात में हमारी कोलगेट टूथपेस्ट कितनी बिकी, आसाम में कितनी बिकी, कर्नाटक में कितनी बिक रही है, अच्छा डिमांड कितनी थी, पूरा डेटा आता है कि भाई कोलगेट के साथ साथ पेप्सोडेंट भी आती है, दूसरी कंपनी की पेस्ट भी आती है, पतंजलि भी आती है, तो कौन से स्टेट में हमारा मार्केट कितना % है, कितना कम है, कितना ज़्यादा है। बोले सर कर्नाटक में सेल बहुत कम आ रही है, कर्नाटक का टोटल मार्केट जो है ना 100%, उसमें से अपना शेयर सिर्फ 5% है। तो बोले बाकी कौन सी टूथपेस्ट है जो इतनी सारी बिक रही है, पता करो, डेटा लाओ। अब इसके बेस पे हम ये देखेंगे कर्नाटक में हमारा शेयर कम है, अगले बार कर्नाटक में सेल बढ़ाना है, अब उसके लिए क्या क्या करना है वो सोचेंगे। ये सब कैसे समझ आ रही है? सब नंबर्स के बेस पे। अब ये नंबर्स को मैन्युअली प्रिपेयर करने बैठेगा तो बेचारा कहाँ जाके पहुँचेगा, कितने हज़ार करोड़। पता है HUL का एक साल का जो टर्नओवर है ना, एक साल का, दैट इज़ 45,000 करोड़ रुपीज़। इतने रुपए का सामान HUL हर साल बेचती है। दिन का कितना हो गया आप सोचो, दिन का भी गिनोगे ना तो कम से कम
मेरे हिसाब से 100 करोड़ का सामान रोज़ बिकता है। तो डेटा कैसे मेंटेन करेंगे, मैन्युअली तो होगा नहीं। तो इसके लिए वो लोग क्या यूज़ करेंगे, सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे। सॉफ्टवेयर के अंदर सारी सेल रिकॉर्ड होती जाएगी, गुजरात से कितनी, कर्नाटक से कितनी, राजस्थान से कितनी, टूथपेस्ट की कितनी, शैम्पू की कितनी, सब रिकॉर्ड होता जाएगा। अब ये सॉफ्टवेयर मंथ के एंड में ना पूरी रिपोर्ट बना के दे देगा कि भाई देखो ये हाल है। अब डिसीजन तुम लो, तुम्हें क्या करना है। तुम्हें गुजरात में अगर सेल कम लग रहा है तो एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा करो, अगर कर्नाटक में सेल कम रख रहा है तो वहाँ पे सप्लाई ज़्यादा बढ़ाओ। तो डिसीजन तुम्हें लेना है, हम सिर्फ डेटा को प्रोसेस करके दे रहे हैं कि इतना तुमने सेल बताया ना, तो ये बाइफरकेट करके हमने दे दिया। जैसे अपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में रिपोर्टिंग होती है, या फिर अपने पीपीटी बना के उसको प्रेजेंटेशन करते, वो नहीं होता पाई चार्ट और वो सब, ऐसा चार्ट बनता है ना, ठीक है, इस टाइप का, यहाँ इतना सेल है, यहाँ इतना सेल है, दैट इज। तो ये सब काम जो है ना सॉफ्टवेयर करके देगा, डिसीजन लेने का काम आपका है। आई बात समझ में। तो यही चीज़ है जिसको हम बोल रहे हैं MIS। तो मेजरली अभी तक हमें ये समझ आया कि MIS जो है वो है क्या, वो एक सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर करता क्या है, डेटा कलेक्ट करता है। आप उसको डेटा दे दो रॉ मटेरियल के फॉर्म में, ये रॉ मटेरियल है, वो क्या करेगा, उसको प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करेगा। इस इंफॉर्मेशन को हम यूज़ करेंगे फॉर डिसीजन मेकिंग। और डिसीजन मेकिंग जो है वो ह्यूमन वर्क है, वो ऑटोमेटिक नहीं है। डिसीजन आपको लेना है, लेकिन इन्फॉर्मेशन वो प्रोसेस करके आपको दे देगा। आया समझ में, क्लियर हुआ। तो ये मेजर स्टोरी है अबाउट MIS, ठीक है, दैट इज़ द MIS सॉफ्टवेयर। अपने एक्सेल में और सब जगह कितनी बार करते हैं अपन ना, टेबल में डेटा डाल देते हैं, फिर वो क्या करता है, एक वो ग्राफ नहीं बनते अपने, ऐसे ग्राफ भी तो बनते हैं, एक वो लाइन ऐसा बनता है कंपेरिजन वाला, इस तरीके के अपने ग्राफ देखते हैं, कितनी बार वो उसके ऊपर लाइन बनती है कि भाई इंक्रीजिंग ट्रेंड या डिक्रीजिंग है, वैसा होता है। फिर एक वो पाई चार्ट बनता है, उसमें भी ऐसे ही होता है, इस टाइप का। तो आपको मालूम पड़ेगा किस चीज़ का कितना शेयर है। तो ये सब चीज़ें इन्फॉर्मेशन है, और जो आप इसके अंदर डेटा पुट कर रहे हो वो इनपुट है, वैसे बोला जाता है। अब बाकी जो थियरी में है इसमें, उससे भी रिलेट कर लेते हैं, क्या पॉइंट्स आ रहे हैं, थोड़ा आपको क्लियर होगा ये चीज़ कहाँ जा रही है। अब ये थियरी वाला पार्ट हो गया, द MIS कंसेप्ट। आप देखो इंट्रोडक्शन जो है, एक बार रीड करके देखो खुद ही, आपको पता चलेगा जो मैंने बोला। सिर्फ लैंग्वेज रिलेट कर लो, जितना हो सके मैं लैंग्वेज के साथ ही करा देता हूँ। सिर्फ ये 2 पैराग्राफ पढ़ लो पहले, फर्स्ट 2 पैराग्राफ्स। कुछ नहीं समझ आए तो बोलो। बोलो, लैंग्वेज में कुछ नहीं समझ आया? ये सब तो चीज़ें आपने पढ़ी होंगी, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कुछ रिलेटेड लग रहा होगा। ठीक है, मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम में ये मैनेजमेंट के बारे में बातें हो रही है। डिसीजन मेकिंग होता है यहाँ पे, वो हम देख चुके हैं। डिसीजन लेने के लिए जो एग्जीक्यूटिव्स हैं, जो स्टाफ है, मैनेजर्स हैं, उनको इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है, इम्प्लाइड सी बात है।
और उसी इन्फॉर्मेशन के लिए हम डेटा को प्रोसेस करते हैं, जो मैंने आपको बताया। विद द इंक्रीजिंग कॉम्पिटिशन इन द एरा ऑफ इंफॉर्मेशन इकोनॉमी, द डिमांड्स फॉर ऑर्गेनाइज नीड बेस्ड इन्फॉर्मेशन इज इंक्रीजिंग। मतलब एक्यूरेट डेटा चाहिए। मैं उस दिन रोहित शर्मा का इंटरव्यू सुन रहा था, तो उन्होंने बोले IPL के टाइम पे बोला मैं तो डेटा एनालिसिस का पूरा यूज़ करता हूँ, मुझे अच्छे से पता होता है कौन से बैटर का वीक पॉइंट क्या है, और मेरे बॉलर को मैं बोल ही देता हूँ कि इसको यही बॉल डालना, आउट होगा ही होगा, क्योंकि हमने इतना स्क्रीन पे देखा होता है, पूरी एनालिटिक्स की टीम होती है, हम लोग पहले डिस्कशन करते हैं, बोले हर एक बैट्समैन का वीक पॉइंट मुझे मालूम होता है। तो वही तो कैप्टनसी है। फिर टूर्नामेंट जीतने के लिए आपको करना ही पड़ेगा, तो हर टीम का एनालिसिस हम करके रखते हैं, कौन सा बैटिंग ऑर्डर है, इसको आउट करेंगे तो ये आएगा, इसको ये बॉल डालेंगे तो उधर शॉट मारेगा, तो फील्डर वैसे रखते हैं। तो बोले वो सब चीज़ें हम पहले से पूरा एनालिसिस करके रखते हैं। अब सोचो स्पोर्ट कितना टफ हो गया, जो बैटर बैटिंग करने आ रहा है उसको भी ये बात पता है कि ये लोग यार मेरी पूरी मैच देख के बैठे हैं, इनको मालूम है कि मुझे ये शॉट खेलने में प्रॉब्लम होती है, तो बॉल वहीं आने वाली है। अब या तो मैं बार बार आउट हो जाऊं, टीम से बाहर हो जाऊं, या मुझे वो बॉल खेलना सीखना पड़ेगा जिस पे ये लोग मुझे आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आप अपना स्किल नहीं बढ़ाओगे तो आप थोड़े दिन में टीम से अपने आप आउट होकर बाहर हो जाओगे। बोले तो खेल ही नहीं पाता है। बीच में उसका भी हुआ था, श्रेयस अय्यर जो क्रिकेटर है, श्रेयस अय्यर को बाउंसर बॉल खेलने में कंफर्टेबल नहीं था। उसको बाउंसर फेंकोगे ना, ऊपर की बॉल पे आउट ही हो जाएगा। तो बार बार उसको ना बाउंसर फेंक फेंक के आउट कर रहे थे, टीम से बाहर हो गया। फिर गया क्रिकेट एकेडमी, वहाँ पे प्रैक्टिस की, 1 साल सिर्फ बाउंसर्स खेला, प्रैक्टिस की, उसके बाद वापस टीम में आया। अब बाउंसर बॉल खेलनी आ गई उसको। अब सोचो इंटरनेशनल लेवल पे जाने के बाद भी बाउंसर बॉल नहीं आ रही ना खेलनी, तो वापस क्रिकेट एकेडमी जाके सीख के आना पड़ा उस लेवल पे जाने के बाद। तो इट इज़ नेवर एंडिंग, आपको अपने आप को इम्प्रूव करते रहना पड़ेगा, तो ही आप अच्छा खेल पाओगे, अदरवाइज नहीं। ये होता है। तो ये सब पॉइंट जो है वो डेटा के बेसिस पे ही डिफाइन हो सकते हैं, ये बता दिया। ठीक है। MIS का पर्पस क्या है, थोड़ा रिपीटेशन है, मैं वर्ड टू वर्ड नहीं जाऊंगा, बहुत रिपीटेशन। मतलब ये टॉपिक है ना, वो लोग एक पेज में समराइज करके दे सकते थे, इन्होंने पता नहीं कितने पेज बना दिए इसके ऊपर, ज़रूरत नहीं थी। देखो एलिमेंट्स ऑफ MIS, जो 3 टर्म्स है ना, मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन और सिस्टम, तीनों टर्म्स को अलग अलग करके समझाया है। अब मैनेजमेंट क्या होता है, जो टॉपिक है ना, ये आपका OC में जो आपने प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग पढ़ा ना, पूरा वही टॉपिक है वैसा है। बट ये सिर्फ मैंने आपके बोलते हैं ना, सिर्फ नॉलेज के लिए रखा हुआ है कि आपको पढ़ के पता चले कि हाँ ये सब हमें पता है। इन्फॉर्मेशन अभी मैंने बताया, प्रोसेस्ड डेटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करना। सिस्टम, अ फिजिकल सिस्टम इज अ सेट ऑफ कंपोनेंट्स दैट ऑपरेट टुगेदर। सिस्टम का मतलब एक सॉफ्टवेयर हो सकता है। देखो MIS में एक मिसकंसेप्शन की बात होती है, थियोरेटिकली बता रहा हूँ, कि सबको लगता है MIS मतलब सॉफ्टवेयर। इट इज़ नॉट 100% ट्रू। आप चाहो तो मेहनत जो है वो वॉलंटरी करो, हाथ से डेटा बना लो। पहले के टाइम पे जब कंप्यूटर्स नहीं थे तभी भी लोग चार्ट्स बनाते थे, तो कैसे बनाते थे, हाथ से डेटा कलेक्ट किया, टेबल में डाला, फिर पॉइंट प्लॉटिंग किया, ग्राफ बनाया। तो होने को मैन्युअली हो सकता है, बट आज अगर आपको कोई बोले मैन्युअली ग्राफ बनाओ, क्यों बनाओगे, बोले यार सॉफ्टवेयर में डेटा डालता हूँ, अपने आप पूरा आउटपुट आ जाएगा, मैं क्यों मेहनत करूँ। तो जो ऑनलाइन हो सकता है, सॉफ्टवेयर में हो सकता है, तो फिजिकली करने की जरूरत नहीं है। लेकिन सिस्टम दोनों हो सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन, सॉफ्टवेयर मैन्युअल, एनीथिंग इज पॉसिबल। बट मोस्टली आज तो सॉफ्टवेयर ही मिलेंगे, वो इम्प्लाइड सी बात है। फिर देखो मैनेजमेंट का स्ट्रक्चर, ये भी आपने पढ़ा है स्कूल में, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, सुपरवाइजरी लेवल, ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा। टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, बॉटम लेवल मैनेजमेंट, अपने ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर, तो उसमें 3 लेवल्स आते हैं ना, वो पिरामिड वाला नहीं बताते थे, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, बॉटम लेवल। इसमें कौन होता है, कंपनी के MD होते हैं, CEO होते हैं, वो सब टॉप के लोग होते हैं। यहाँ पे आपके मैनेजर्स होते हैं डिपार्टमेंट लेवल पे, और यहाँ लोअर लेवल स्टाफ होता है जो वर्कर्स और सुपरवाइजर्स होते हैं। तो उनकी बात की। फिर बोला MIS सॉफ्टवेयर या MIS के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, हेड पॉइंट वाला आंसर है पूरा, वर्ड टू वर्ड लर्न नहीं करना है। पहला बोला कॉम्प्रीहेंसिवनेस। कॉम्प्रीहेंसिव का मतलब जिसमें सब कुछ कवर हो जाए। आजकल कंपनीज क्या करती है, पैसा खर्च करके सॉफ्टवेयर कंपनीज को पे करके अपनी कंपनी के लिए सॉफ्टवेयर बनवाती है, नीड बेस्ड, कि भाई मुझे ऐसा सॉफ्टवेयर चाहिए और उसमें ये सब चीज़ें कवर हो जानी चाहिए। तो उसी सॉफ्टवेयर में आपका इन्वेंट्री का डेटा, आपका सेल्स का डेटा, आपके स्टाफ की अटेंडेंस का डेटा, उनकी सैलरी का डेटा, सब कुछ आ जाता है। तो ये कॉम्प्रीहेंसिव का मतलब कि ट्राई करते हैं कि एक ही सॉफ्टवेयर के अंदर सारी फैसिलिटीज़ हमें मिल जाए, वैसा। नेक्स्ट कोऑर्डिनेटेड। कोऑर्डिनेटेड का मतलब है कि जो डेटा है उस सॉफ्टवेयर के अंदर वो आपस में लिंक हो पाए, तभी उसमें से प्रॉपर रिपोर्ट बन पाएगी, अदरवाइज नहीं बन पाएगी, वैसा। सब सिस्टम, हाँ ये कुछ अच्छी चीज़ है, ये भी समझा देता हूँ कैसे। देखो सपोज कोई भी अपने एग्जांपल ले ले, मैं यही वाला आपको अपना ही यही बता देता हूँ। देखो
अब ये पूरा उन्होंने पैनल डिज़ाइन किया हुआ है, दिस इज़ ऑल्सो बेस्ड ऑन अ सॉफ्टवेयर, ठीक है। अब ये जो है ना ये एंड्रॉयड बेस्ड है, जैसे आपका फ़ोन में जो एंड्रॉयड है इसके अंदर सेम सिस्टम है। अब देखो ये एप्लीकेशंस दिखेंगी आपको, या फिर फाइल मैनेजर दिखेगा, वाइट बोर्ड दिखेगा, ये सब फीचर्स दिखेंगे। अब इसमें आप जाओगे सेटिंग्स में तो देखो कितनी सारी चीज़ें हैं, इतनी सारी फीचर्स इसके अंदर अवेलेबल है। अब उन्होंने ईमेल का ऑप्शन भी दे दिया है, वर्ड में कुछ लिखना है वो ऑप्शन भी दे दिया है, मोबाइल से मुझे इस पर कुछ मिररिंग करना है, जो मेरे मोबाइल स्क्रीन पे चलेगा वो इसमें चलेगा, वो भी दे दिया। कैमरा ऑप्शन दे दिया, आप कैमरा ऑन करोगे तो वो ऑप्शन भी है, कैमरा ऑप्शन भी दे दिया। आप यहाँ से फ़ोटो भी ले सकते हो, वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो, जूम मीटिंग भी कर सकते हो, वो फीचर्स भी उन्होंने दे दिए, ठीक है। ये सब कुछ इसके अंदर आ गया। अब ये सारी चीज़ें जो हैं ये कैसे चल रही है, प्रोग्रामिंग के बेस पे उन्होंने कोडिंग वोडिंग किया होगा, ठीक है। क्रोम डाल दिया, प्ले स्टोर डाल दिया, यूट्यूब डाल दिया, गूगल ड्राइव, सब कुछ है। अब वाइट बोर्ड चलाना है तो मैं वाइट बोर्ड चला सकता हूँ, स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकता हूँ। ये हर एक चीज़ ना, जब एक कोई कोडिंग करने वाला बंदा कोडिंग कर रहा होता है तो सब कुछ साथ में वो ऐसे कोड्स नहीं लिख सकता। उसने ना एक एक फीचर के बारे में कोडिंग सेपरेटली की होगी। मतलब उसको कैमरा ऑप्शन देना था ना आपको, तो कैमरा ऑप्शन के लिए पूरा कोडिंग किया होगा कि इसके अंदर कैमरा चल सके, उसमें से फ़ोटो क्लिक हो सके, फिर वहाँ पे सेव कहाँ पे होगी तो फाइल मैनेजर में सेव हो सके। फिर उसको जब दूसरा ऑप्शन देना था आपको गैलरी वाला, उसकी कोडिंग उसने अलग की होगी। तो जो अलग अलग कोडिंग कर रहा है ना, वो एक एक टुकड़े को लास्ट में एक साथ पूरा इंटीग्रेट किया एक सॉफ्टवेयर में। तो उसने बनाया उसको पार्ट्स में होगा, ठीक है। जो भी सॉफ्टवेयर उसने डिज़ाइन किया होगा ना, उसकी ना कोडिंग उसने पार्ट्स में की होगी। ये एक पार्ट कैमरा वाला हो गया, ये एक पार्ट वाइट बोर्ड वाला हो गया, ये एक पार्ट जो है वो यूट्यूब वाला हो गया, और फिर ये सारी चीज़ों को एक साथ उसने इंटीग्रेट कर दिया, कनेक्ट कर दिया कि आपको एक सॉफ्टवेयर मिल गया वैसा। तो ये जो एक एक पार्ट है ना, इसको ये लोग बोलते हैं सब सिस्टम। और ये सारे सब सिस्टम्स जब एक साथ कनेक्ट हो जाते हैं तो इस चीज़ को अपने क्या बोलते हैं, दैट इज़ कॉल्ड अ सिस्टम। तो सिस्टम के छोटे छोटे इंटीग्रेटेड पार्ट्स, तो इसको इंटीग्रेशन ऑफ सब सिस्टम्स बोला जाता है, या इनका एक और नाम है, इनको मॉड्यूल्स भी बोलते हैं। ये भी वर्ड इन्होंने यूज़ किया, मॉड्यूल्स। तो मॉड्यूल बोलो या सब सिस्टम बोलो, सेम चीज़ है, दोनों नाम अलग अलग है। मॉड्यूल्स मतलब एक एक हिस्से को बोला जाएगा, टुगेदर इट इज़ अ सिस्टम, ठीक है। ये कंडीशन होती है। तो ये सब सिस्टम का क्या मतलब है आपके सामने देखो। MIS इज कंपोज्ड ऑफ सब सिस्टम्स और क्वासी सेपरेट कंपोनेंट सिस्टम्स दैट इज द पार्ट ऑफ द ओवरऑल यूनिफाइड सिस्टम। ईच ऑफ these systems share the goals of the management information system and of the organization. Some of the systems serve just one activity or level in the organization while others सर्व मल्टी लेवल और मल्टीपल एक्टिविटी। कितनी बार एक सॉफ्टवेयर में एक ही फीचर होता है, कितनी बार एक सॉफ्टवेयर में मल्टीपल फीचर होते हैं, वैसा होता है, ठीक है। तो ये इन्होंने क्लैरिफाई किया। नेक्स्ट बोल रहे हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन मतलब चीज़ों को आपस में कनेक्ट कर देना। तो इतने सारे सब सिस्टम डिज़ाइन किए और उसका क्या किया, एक साथ सबको कनेक्ट कर दिया, दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। वेरी सिंपल। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेटा इनटू इन्फॉर्मेशन, मैंने स्टार्टिंग में बोला, डेटा मतलब रॉ फॉर्म, इन्फॉर्मेशन मतलब प्रोसेस्ड फॉर्म। एनहांस्ड प्रोडक्टिविटी, एक सॉफ्टवेयर के होने से प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़ जाती है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मैं एग्जीक्यूटिव वालों को ना फाइनेंस पढ़ा रहा था, तो उसमें मुझे उनको गिनवाना था कि कैलकुलेशन कैसे होती है, इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो सब चीज़ें। तो इसके लिए एक ऐप है, तो ऐप डाउनलोड किया हमने। अब देखो आपको ईजिली समझ आएगा। जैसे फॉर इंस्टेंस अपने को सिर्फ इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, सिंपल। तो इतने सारे इसके अंदर फीचर्स हैं, काफ़ी अच्छा ऐप बनाया इन्होंने। कंपाउंड इंटरेस्ट स्कूल में भी आपने किया, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। अब एक होता है कि मैं मैन्युअली फॉर्मूला लगा के गिनूँ, तो वो मैन्युअल तरीका। लेकिन ये देखो, ये एक सिस्टम है, इसमें मुझे ना मैन्युअल कुछ नहीं गिनना। एक लमसम डिपॉजिट में ले लेता हूँ, मान लो 1 लाख रुपीज़। एनुअल इंटरेस्ट रेट मुझे मिल रहा है 12% और पैसा मैंने रखा है 10 साल के लिए। कैलकुलेट, आंसर आ गया कि मैंने 1 लाख रुपए डाले, 10 साल तक रख के टोटल इंटरेस्ट मिला, इंटरेस्ट के साथ मैच्योरिटी पे इतना अमाउंट हो गया, तो फाइनली ये अमाउंट बन गया 3,10,000। अब ये मैं मैन्युअली गिनता, फॉर्मूला लगा के, तो भी सेम आंसर आता, बट मेहनत कितनी लगती, यहाँ मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ा। नाउ दिस इज़ अ सिस्टम। इस सिस्टम को मैंने दिया डेटा इनपुट और उसने मुझे प्रोसेस करके दिया इन्फॉर्मेशन। अच्छा, इसको इन्होंने रिपोर्ट देखो ऐसे भी समझाया हुआ है, हर साल कितना ब्याज मिलेगा, 1 लाख पे 12%, तो बन गया 1,12,000। फिर 1,12,000 पे 12%,
तो वो आया 13,440, फिर इसमें प्लस हुआ, ऐसे चलता जाएगा। तो 10 साल में ये कितना हो गया पूरा आपके सामने। अब ये चाहिए तो बोले मंथली भी चाहिए तो मंथली भी निकाल सकते हो, हर महीने का। एक साल में ये 12 महीने, ये दूसरे साल के 12 महीने, ये भी पूरा कैलकुलेशन अवेलेबल है। सब कुछ वो गिन के दे रहा है, मुझे नहीं करना। ग्राफ के फॉर्म में आ गया कि इतना पैसा मैंने लगाया था, इतना मुझे इंटरेस्ट मिला, सब कुछ। अब ये सब क्या है? ये सब रिपोर्ट है, इन्फॉर्मेशन है, इसमें मुझे कुछ नहीं करना पड़ा, ये सब कुछ सिस्टम ने गिन के दिया। तो दिस इज़ अ काइंड ऑफ MIS। जैसे इनपुट दूंगा ना, वैसे मुझे वो आउटपुट जनरेट करके देगा। सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पे अवेलेबल है, मुझे कुछ भी नहीं करना है। आ रहा है समझ में? तो ये एक एग्जाम्पल हो गया कि एक सॉफ्टवेयर किस तरीके से आपकी हेल्प कर सकता है चीज़ों को ईजी बनाने में, तो प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। अच्छा, सॉफ्टवेयर मैनेजर के स्टाइल के हिसाब से अगर हो तो ज़्यादा अच्छा है। अगर मैं सॉफ्टवेयर बनवा रहा हूँ मेरे लिए, तो मैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको कस्टमाइज़ करा सकता हूँ, तो एक प्लस पॉइंट है। रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन तो मिलेगी, जैसा आप डेटा डालोगे वैसा वो आउटपुट देगा। यूजेस एस्टैब्लिश्ड क्वालिटी क्राइटेरिया। हाँ, एस्टैब्लिश्ड क्वालिटी क्राइटेरिया का मतलब ये है सॉफ्टवेयर प्री प्रोग्राम्ड होता है। जैसे आपका कैलकुलेटर है ना, वो भी एक सॉफ्टवेयर पे चल रहा है। अभी आप कैलकुलेटर पे गूगल सर्च कर सकते हो क्या? है पॉसिबल? गूगल सर्च कर लिया, यूट्यूब वीडियो देख लिया, क्यों? क्योंकि उसमें ऐसा फीचर ही नहीं है। जैसा उसको प्रोग्रामिंग किया हो वैसे ही काम करेगा। अब कैलकुलेटर में जो आप प्लस माइनस कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो, उसकी एक लिमिटेशन है। उसमें जितने बटन्स हैं उसमें से आपको जो यूज़ करना है करो, लेकिन उसके अलावा कुछ कर पाओगे? नहीं, वो पॉसिबल नहीं है। तो इट इज़ ऑब्वियसली प्री प्रोग्राम्ड। तो जो क्वालिटी का क्राइटेरिया आपने सेट कर दिया है, सॉफ्टवेयर उतनी फीचर्स आपको प्रोवाइड कर सकता है। वैसे फीडबैक, हाँ, फीडबैक का क्या मतलब है? अपने जब गूगल यूज़ करते हैं ना, जैसे गूगल सर्च करते हैं, तो गूगल वाला ना ऊपर दिखाता है कि मैंने इतने पेजेस इतनी सेकंड्स में ढूंढ के दे दिए। गूगल खुद ही मेंशन करता है मैंने इतने पेजेस इतने सेकंड्स में ढूंढ के दिए। दूसरा, आप जब वो यूज़ करते हो एंटीवायरस, आपके फ़ोन में या लैपटॉप में स्कैनिंग करते हो, तो स्कैनिंग में लास्ट में वो फीडबैक या रिपोर्ट देता है कि मैंने इतनी फाइल सर्च की, इसमें इतनी फाइल्स के अंदर वायरस था, मैंने इतनी फाइल रिपेयर की, इतनी डिलीट कर दी। दैट इज़ अ फीडबैक। तो एक अच्छा सॉफ्टवेयर वो होता है जो खुद फीडबैक दे कि वो कैसा परफॉर्मेंस कर रहा है। ये वैसी बात होगी। फ्लेक्सिबिलिटी, एक बार सॉफ्टवेयर बना दिया, अब बोला इसमें चेंजेस नहीं हो सकते, ये तो भारी काम है, चेंजेस का तो ऑप्शन होना चाहिए। तो फ्लेक्सिबिलिटी वाले केस में ऐसा है कि एक अच्छा सॉफ्टवेयर वो माना जाएगा जिसमें चेंजेस करने के फीचर्स हो, प्रोग्रामिंग चेंज करके आप उसको प्लस माइनस कर सको। वैसा मॉड्यूलरिटी वाला पॉइंट रिपीटेड, जो आगे सब सिस्टम मैंने आपको बताया ना, टुकड़ों में बनता है फिर एक साथ जोड़ देते हैं, मॉड्यूलरिटी का सेम मतलब रिपीट पॉइंट है। सिलेक्टिव शेयरिंग ऑफ डेटा, प्रैक्टिकली वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब जैसे बैंक का एग्जांपल ले रहा हूँ, फॉर इंस्टेंस आप कोई बैंक में चले गए, तो बैंक में आप देखना एक कैशियर स्टाफ होता है जो कैश और वो सब कलेक्ट कर रहा है, एक हेल्प डेस्क पे स्टाफ बैठा होता है, एक अंदर मैनेजर होता है, एक जनरल मैनेजर होता है, ये सब अलग अलग पोस्ट होती है। तो बैंक का जो सॉफ्टवेयर होता है जिस पे वो लोग सारा काम कर रहे हैं, वो सॉफ्टवेयर में ना लिमिटेड परमिशंस दी होती है। अब जो जिस लेवल पे है उसको ना उस सॉफ्टवेयर में उतने ही फीचर्स यूज़ करने को मिलेंगे। अब कैशियर का तो एक ही काम है, कैश कलेक्ट करना है, एंट्री करनी है और कैश डिपॉजिट ले लेना है, तो उसको उस सॉफ्टवेयर की सारे फीचर्स का एक्सेस नहीं होता। एक यूज़र आईडी पासवर्ड देते हैं और उस यूज़र आईडी पासवर्ड पे उसको सिलेक्टेड परमिशन देते हैं कि ये डेटा आप यूज़ कर सकते हो, इतना ही आपको काम है। आप सोचो नहीं तो बैंक का जूनियर से जूनियर एम्प्लॉय बैंक के सॉफ्टवेयर का सारा डेटा एक्सेस कर सकता है, तो डेटा का मिसयूज़ होगा। भाई जो डेटा का उसका काम ही नहीं है वो क्यों एक्सेस करेगा? हाँ, मैनेजर है ब्रांच का तो उसके पास सारा डेटा का एक्सेस होना चाहिए, तो उसका जो लॉगिन आईडी होगा ना उसमें सारी परमिशंस होंगी। दैट इज कॉल्ड सिलेक्टिव शेयरिंग ऑफ डेटा। ये चीज़ पॉसिबल है। कंप्यूटराइज्ड, वो तो है ही, MIS आजकल सारा सॉफ्टवेयर बेस्ड है, अपन ने बात कर ली। नेक्स्ट आंसर देख लो, अब मोस्टली ये खत्म हो गया। बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ MIS, इसमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है? बोला हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटाबेस, फॉर्मल प्रोसीजर्स, तो इम्प्लाइड है, उसके बिना एक सॉफ्टवेयर काम कर भी नहीं सकता। ठीक है, ये पॉइंट्स रहेंगे। और ऑपरेट करने वाला एक पर्सनल मतलब कोई पर्सन जो सॉफ्टवेयर चला सके, वो नेसेसरी। MIS की लिमिटेशंस क्या है? मैंने मेन चीज़ें हाईलाइट की है, तो जितना है उसमें से भी आपको आइडिया आ जाएगा। बोला जो आउटपुट की क्वालिटी है वो डिपेंड करती है इनपुट की क्वालिटी पे। जैसा इनपुट वैसा आउटपुट, अंडरस्टूड सी बात है, तो नहीं भी बोलते तो समझ में आ जाता है। MIS इज़ नॉट अ सब्सटीट्यूट फॉर इफेक्टिव मैनेजमेंट। ऐसा नहीं है कि MIS का सॉफ्टवेयर बनवा लिया आपने तो अब एक अच्छे मैनेजर की आपको ज़रूरत नहीं है। इट इज़ नॉट सो। सॉफ्टवेयर अपनी जगह है, लेकिन डिसीजन लेने के लिए तो ह्यूमन माइंड चाहिए ना, तो अच्छे मैनेजर की ज़रूरत तो आपको फिर भी पड़ेगी, ये रिप्लेसमेंट नहीं है, वो बोला है।
हाँ MIS में शायद उतनी फ्लेक्सिबिलिटी ना हो कि टाइम के साथ साथ सारी चीज़ें उसके अंदर कवर हो जाए, तो हो सकता है कि आपको उसमें कुछ चेंजेस करवाने पड़े। वैसा MIS बहुत बार रेडी सॉफ्टवेयर होते हैं, रेडी सॉफ्टवेयर की अपनी अपनी लिमिटेशंस होती है। आपको कोई फीचर चाहिए लेकिन वो आपके फ़ोन में नहीं है, ऐसा भी तो हो सकता है, क्योंकि एंड्रॉयड वाला वो फीचर देता नहीं है बट शायद iOS वाला देता है, तो ये भी तो चीज़ें फ़र्क पड़ेंगी। तो MIS में भी ऐसा हो सकता है। इट इज़ लेस यूजफुल फॉर मेकिंग नॉन प्रोग्राम्ड डिसीजन मेकिंग। नॉन प्रोग्राम्ड डिसीजन मेकिंग ऐसे डिसीजंस जो आप मैन्युअली ले सकते हो, ह्यूमन माइंड सोच सकता है, सारा काम सॉफ्टवेयर थोड़ी कर सकता है। सेम चीज़ जो मैंने बोली कि आपके कैलकुलेटर में आप गूगल सर्च नहीं कर सकते क्योंकि उसकी प्रोग्रामिंग उसमें नहीं की गई, ये वैसी बात हो गई। ठीक है, MIS की इफेक्टिवनेस रिड्यूस हो जाती है अगर लोग उसके अंदर डेटा ही एंटर ना करें। अब जितना डेटा उसको दोगे उतनी वो इन्फॉर्मेशन निकाल के देगा ना, अब डेटा ही नहीं दोगे तो क्या करेगा, तो एक लिमिटेशन हो जाएगी। बार बार टॉप मैनेजमेंट चेंज होता रहेगा तो MIS की यूटिलिटी कम हो जाएगी। जिस मैनेजमेंट ने वो MIS बनवाया है वो अपनी सोच से बनवाया होगा, फिर स्टाफ ही चेंज होता रहेगा तो लोग सॉफ्टवेयर का शायद बेस्ट यूज़ ना कर पाए, ये एक लिमिटेशन हो सकती है। सो दिस इज़ रिलेटेड टू MIS। बस तो ये टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट है। और इस चैप्टर में आप देख लो और कुछ थियरी टॉपिक अपना बाकी है मेरे हिसाब से लास्ट पार्ट का, आगे तक कुछ पेंडिंग नहीं छोड़ा था ना हमने, एक बार देख लेना। कंप्लीट है बाकी सब देख लो। बस तो चैप्टर नंबर 6 फिर अपना इसके साथ यहाँ पे पैकअप है। MIS में एक बार आप खाली रीड आउट कर लेना, मैंने पहले ही बोला कि थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेच किया हुआ टॉपिक है, तो एक बार पढ़ लो। मेन पॉइंट्स, हाईलाइटेड पॉइंट्स में से भी जितना ध्यान में रहेगा ना उतना इनफ है, MCQ में अपना काम हो जाएगा, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ठीक है, कंप्लीट। बस तो इतना रखते हैं, इसमें चैप्टर अपना कंप्लीट है। नेक्स्ट कल फिर नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे अब, दैट इज़ चैप्टर नंबर 7। ओके।